सर हाशिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। मैम मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। मैम काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर विजिबल। ओके मैम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके मैम, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने वीक 1 अपना कवर कर लिया था और कल के सेशन में भी हमने वीक 1 के कुछ टॉपिक्स जो थे वो क्लियर किए थे, और आज हम वीक 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को देखेंगे। इसके अलावा हम बेसिक से एडवांस तक समझेंगे कि ये टेस्टिंग हम परफॉर्म किस तरह करते हैं, और फिर हम लाइव टेस्ट भी करके दिखाएंगे यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो आज का जो हमारा एजेंडा है या आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहले है कि व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। इसी तरह हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को देखेंगे, पीडीडी एंड पीपीटी बेसिक्स को पढ़ेंगे। मॉकिंग टेक्निक्स क्या होती है, मॉकिंग हमारे पास क्या होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम देखेंगे। इसके अलावा हम एंड टू एंड सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम यूनिट टेस्टिंग पर कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास होती क्या है। Unit testing is the process of testing individual components, units of your software in isolation to ensure that they work as expected. अच्छा, यूनिट टेस्टिंग में होता ये है कि हम छोटे से छोटे कंपोनेंट, एक फंक्शन को हम या मेथड, किसी भी मेथड को हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है और उसका रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारे पास, वो हमें आउटपुट मिल रही है या उसमें कोई एरर आ रहा है। अब यूनिट जो होता है हमारे पास, यूनिट एक स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का, सच एज फंक्शन हो सकता है कोई भी, वो कोई भी मेथड हो सकता है हमारे पास, या वो कोई भी क्लास हो सकती है। यूनिट टेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर पार्ट्स लाइक डेटाबेस, एक्सटर्नल एपीआईज और अदर क्लासेस। अच्छा, जब हम किसी स्पेसिफिक यूनिट या फंक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत नहीं होती कि हम डेटाबेस को भी टेस्ट करें, या हम उसके साथ किसी एक्सटर्नल एपीआई को टेस्ट करें, या किसी भी और क्लास को टेस्ट करें, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक यूनिट को टेस्ट कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को टेस्ट कर रहे होते हैं, और हमारा मेन जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम सिर्फ इस 4 या 5 लाइन का जो फंक्शन है हम उससे एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालें। जिसकी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो हमारे पास एक कैश विड्रॉल का कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन है, जो कर ये रहा है कि लेट सपोज जो हमें कह रहा है कि एक हमारे पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास कोई भी अपना अकाउंट नंबर या जो भी डिटेल्स हैं हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बैलेंस है। लेट सपोज हमारे पास अभी 1000 रुपीज हैं हमारे अकाउंट के अंदर, और अब हम करते ये हैं कि हम एक विड्रॉल की रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसपे हम विड्रॉल करना चाह रहे हैं 5000 रुपीज। कोई मुझे बताएगा कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा। सर अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा। यस मैम, मेरा क्वेश्चन था कि लेट सपोज हमारे पास एक कैश विड्रॉल का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन करेगा ये कि हमारे पास अकाउंट की डिटेल्स चेक करेगा, अकाउंट में बैलेंस को चेक करेगा, ठीक है। हमारे पास अभी फिलहाल अकाउंट में पड़े हैं 1000 रुपीज, और मैं कैश विड्रॉल के फंक्शन के थ्रू कैश विड्रॉ करवा रहा हूँ 5000 रुपये। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी।
ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा इतना। आइडियल सिचुएशन में तो ये होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, हमारे पास इंसुफिशिएंट बैलेंस का हमारे पास एक एरर आएगा कि आपके पास जो बैलेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी आप आउटपुट चाह रहे हैं या जितनी आप कैश विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी एक यूनिट टेस्ट की, कि हम किस तरह एक सिंपल यूनिट को टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक और हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कि हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन लगा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि ये टोटल प्राइस कैलकुलेटर। अब ये टोटल प्राइस कैलकुलेटर करेगा ये कि हमारे पास जितनी भी टोटल आइटम्स हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3 आइटम्स हैं हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास 3 आइटम्स हैं और उनकी तीनों की डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे हम पहली प्राइस कह लेते हैं 200 रुपीज कह लेते हैं, सेकंड वन जो है वो हमारे पास 6 है, वो हमारे पास 200 है। ठीक है, अब जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन परफॉर्म ये करेगा यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम एक फंक्शन की टेस्ट कर रहे हैं। और वो फंक्शन हमारे पास ये है कि जितनी भी हमारे पास फूड आइटम्स हैं वो फूड आइटम्स की प्राइस को कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद हमें टोटल बता देगा। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है इसकी? एक्सपेक्टेड आउटपुट तो हमारे पास है 1000, हमारे पास 1000 आनी चाहिए। अब ये हम यूनिट टेस्टिंग में करेंगे ये कि हमारे पास जितनी भी आउटपुट्स हैं, सॉरी इनपुट्स हैं, इनपुट से मुराद जितनी हमारे पास फूड आइटम्स हैं, हम फूड आइटम्स की प्राइस को कैलकुलेट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा हो। अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 1000 ही बन रहा है, लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा या फंक्शन में हमने कोई क्यूरी गलत लगाई हुई है और वो हमें रिटर्न कर देता है 1100 रुपीज, तो हमारे पास एरर आएगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम हर एक अपने जो फंक्शन है या SDLC पेज है उसमें हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ताकि हम हर एक यूनिट को, हर एक फंक्शन को, हर एक मेथड को प्रॉपर टेस्ट कर सके, ताकि नेक्स्ट चल के जब हमारी जो सिस्टम है या हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिप्लॉय हो जाए तो हमें तब किसी भी फंक्शन में कोई एरर ना आए। इसके अब कुछ हमारे पास की गोल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म क्यों करते हैं। अब यूनिट टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं वैलिडेट लॉजिक। ये हमने जो लॉजिक लिखा है क्या वो करेक्ट है या उसमें कोई एरर है हमारे पास। जिस तरह अभी हमने एक टोटल प्राइस कैलकुलेटर की बात की है जिसमें हम टोटल प्राइसेस ले रहे हैं फूड आइटम्स की। लेट सपोज उसमें मैंने लॉजिक लगा दिया, हमारे पास जो टोटल प्राइस थी उसको कैलकुलेट, उसको ऐड करने की बजाय मैंने माइनस का या सब्ट्रैक्ट का लगा दी, डिवाइड का फंक्शन लगा दिया है, तो वो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें नहीं देगा, क्योंकि हमारा लॉजिक जो है वो लॉजिक ही गलत है। सेकंड थिंग हमारे पास होती है कैच बग्स अर्लियर, के हम जो एरर्स हैं वो पहले ही हमें मिल जाते हैं और हमें नेक्स्ट चल के कोई इशू परफॉर्म नहीं करना पड़ता। इसमें होता ये है कि अभी हम एक फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक फंक्शन को, अगर हमारे पास उसमें ही एरर मिल गया है तो हम उसे रिजॉल्व कर लेंगे, एज कम्पेयर टू कि हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे हैं या फुल सिस्टम टेस्टिंग पे हैं जहाँ पे हम फुल सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं और देन हमें एक फंक्शन के अंदर एरर मिले जिसकी वजह से हमें सारे कोड को दोबारा रिव्यू करना पड़े कि हमारे पास एरर कहाँ पे आ रहा है, और उस पर हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास कुछ सिनेरियोज होते हैं हाउ टू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई अ सिंगल फंक्शन क्लास टू बी टेस्टेड, हमने एक फोकस करना होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर। अब जितने हमारे पास फंक्शंस बनेंगे एक कोड के अंदर, लेट सपोज हमारे पास 4 से 5 फंक्शंस हैं, तो हम सब फंक्शंस के ऊपर टेस्टिंग जो है उसको परफॉर्म करेंगे। अब हमने एक्सपेक्टेड इनपुट लिखनी होती है कि हमारे पास इनपुट डाटा कौन सा है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखनी होती है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ये हमारे पास होगी। अ, हमारे पास इनपुट डाटा किसी भी तरह का हो सकता है हमारी फंक्शन के अकॉर्डिंग, और डाटा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास फंक्शन किस तरह का है। उसके बाद हमने राइट टेस्ट केसेस यूजिंग टेस्ट फ्रेमवर्क्स। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हम यूज करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, जिस तरह हमारे पास जावा है जिसमें जे यूनिट है, पाइथन में
यूनिट टेस्ट है या पीवाई टेस्ट है। पीएचपी के अंदर हमारे पास पीएचपी यूनिट है, और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जेएस है। ये हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनको हम यूनिट टेस्टिंग के दौरान यूज कर रहे होंगे, और नेक्स्ट चल के सेशन के एंड पे हम जब परफॉर्म करेंगे तो हम पाइथन के थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म करके दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरह हम यूनिट टेस्टिंग जो है आपको परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूनिट टेस्टिंग के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज ऐड करना चाह रहा है इसमें, तो काइंडली आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है सर। सर आपका कोई क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई मुझे, क्या कहा है आपने? नहीं सर, मैं कह रहा था क्लियर है। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वेरीफाइज दैट मल्टीपल यूनिट्स मॉड्यूल्स वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप। इसमें हमने ये परफॉर्म करना होता है कि मल्टीपल हमारे पास फंक्शंस हैं या यूनिट्स हैं, जब हम उन को मिलाते हैं तो उनको मिलाने के बाद टुगेदर वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। इसमें हम फोकस ऑन इंटरफेस एंड डाटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स। हम इंटरफेस को देख रहे होते हैं और किस तरह डेटाबेस में या किस तरह डाटा फ्लो हो रहा होता है हमारे पास। लेट सपोज इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन की। यूजर रजिस्ट्रेशन में हमारे पास एक फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले यूजर है, हम कह सकते हैं नेम है हमारे पास, और सेकंड है हमारे पास सरनेम की, थर्ड हम ईमेल रख लेते हैं, और फोर्थ वन है हमारे पास फोन नंबर की। या आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं या आप फोन नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना ये होता है कि जब कोई भी यूजर अपना डाटा इनपुट करने के बाद हमारे पास रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारे पास किस तरह परफॉर्म करेगा, किस तरह हमारे पास डाटा जो है वो डाटाबेस में सेव होगा, और किस तरह मतलब दोनों चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं कि हम इधर बस फ्रंट एंड के ऊपर एक बटन है, बटन को क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने पे हमारे पास जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर सेव हो रहा है, प्रॉपरली डाटा सेव हो रहा है हमारे पास, या उसमें कोई एरर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इट इंक्लूड्स डेटाबेस एपीआईज एंड ऑथर्स ऑथेंटिकेशन सिस्टम। हमारे पास जो भी होता है हम उसको टेस्ट करते हैं। डेटाबेस को हम देख लेते हैं, उसके अलावा हमारे पास अगर कोई हम एपीआई की यूज कर रहे हैं तो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम किसी एपीआई की के थ्रू डाटा गेट कर रहे हैं, किसी एपीआई के थ्रू हम डाटा सेव करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो हम उन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं। इसके कुछ की गोल्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास होते हैं डिटेक्ट इश्यूज इन कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, के दो मॉड्यूल के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर कम्युनिकेट आपस में कर रहे हैं या उनमें कोई एरर आ रहा है। इंश्योर प्रॉपर डाटा फ्लो एंड बिहेवियर, के प्रॉपर हमारे पास डाटा जो है डाटाबेस में सेव हो रहा है या उसमें कोई एरर आ रहा है। लेट्स सपोज हम इंटीजर डाटा सेव करना चाह रहे हैं, हम इंटीजर ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन डीबी में हमने उसकी क्लास रख दिया स्ट्रिंग की, और वो स्ट्रिंग में हमारे पास सेव हो रहा है, तो उसमें हमारे पास एरर आएगा, और इस चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए इंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाइज इश्यूज मिस इन यूनिट टेस्टिंग। अब लेट सपोज हम दो मॉड्यूल्स को टेस्ट कर रहे हैं कि दो मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट किस तरह करते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास आ रही है। रजिस्ट्रेशन को ही हम लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में हमने डाटा एंटर कर लिया है, लेकिन जब हम डाटा सेव करवाने लगे हैं तो हमने सेव का फंक्शन ही नहीं लिखा। तो यहाँ सेव के फंक्शन में हमने डाटा हमारे पास जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स के नाम गलत लिख दिए हैं, जिसमें फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम कह लें, या नेम सर नेम था हमारे पास फॉर्म के अंदर, तो डीटी के अंदर हमने उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दिया, तो वो हमारे पास क्लासेस जो हैं वो सेम नहीं रहेंगी, और वो हमें एरर दे देगा कि आपके पास एरर आ रहा है और आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपका डाटा जो है वो प्रॉपर सेव नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात हम हमारे पास हो ये रहा होता है कि
एक फॉर्म होता है हमारे पास, और फॉर्म में आपने मेक श्योर करना होता है कि जिस नाम से आपने कोई भी क्लास बनाई है या कोई भी फंक्शन कॉल किया है, उसी नाम से आपने डेटाबेस में भी क्लास बनानी होती है, और फिर वो डाटा जो है हमारे पास सेव हो रहा होता है। अगर उन दोनों में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में क्लास कोई और है और हमारे पास जो फॉर्म लगा है फॉर्म में क्लास कोई और है, तो वो हमें एरर दे देता है, वो हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर सेव नहीं हो रहा होता। बाकी डाटा सेव हो रहा होता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक क्लास का डाटा है वो हमारे पास सेव नहीं हो रहा होता। और ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब हम यूनिट टेस्टिंग में, तो वो ठीक काम कर रहा होगा, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग में हम एक ही फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम दो मॉड्यूल्स को आपस में टेस्ट कर रहे हैं, और उसके दौरान हमें जब कोई भी इशू मिलता है, तो फिर हमें आइडिया होता है कि यूनिट टेस्टिंग में ये चीज़ हमारे पास रह गई थी कि हमारे पास दो फंक्शंस की क्लासेस डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा सेव नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हाउ टू परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म किस तरह करते हैं? कंबाइन रियल और मॉक डिपेंडेंसीज। हम रियल डाटा यूज कर सकते हैं, या हम मॉक मॉक मॉकअप्स क्या होते हैं, हम नेक्स्ट एक टॉपिक है और हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मॉकअप डाटा बनाते हैं या मॉक डिपेंडेंसीज को यूज करते हैं। राइट टेस्ट दैट वैलिडेट कंबाइंड बिहेवियर, के हम टेस्ट केसेस लिखते हैं जिनमें हम कंबाइंड बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी फंक्शन को। फोकस ऑन डाटा फ्लो एंड एरर हैंडलिंग बिटवीन पार्ट्स, के दो पार्ट्स के दौरान के दरमियान अगर कोई एरर आ रहा है, जिसकी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको डाटा फ्लो को हम जो भी एरर आया उसको हैंडल करके हम अपना जो भी यूनिट टेस्टिंग है या इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसको प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हमारा डाटा है वो फिर डाटाबेस में सेव हो जाएगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है, या इन दोनों टेस्टिंग में किसी को कोई मसला आ रहा हो, यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी किसी को समझ ना आई हो कि हम इनमें करते क्या हैं, तो वो काइंडली क्वेश्चन कर सकता है। ओके, आई थिंक यस सर। मोहम्मद हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है सर? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। आप आ रही है आवाज़? हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों टाइप की टेस्टिंग जो भी हमें पड़ी, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इनको हम लोग कब इनको परफॉर्म करेंगे? अपना सारा कोड लिखने के बाद, जब हम लास्ट में जब अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तब इनको यूज अप्लाई करेंगे, या कोड लिखने के दौरान? यस सर, हम इसको अपना कोड लिखने के दौरान ही टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उनको हम STLC फेजेस में ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम SQA को पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को। और SQA करता ही ये है कि वो टेस्टिंग को स्टार्ट कर देता है हमारे पास STLC के फेजेस में। जिस तरह हम अभी SRS में हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में, तो वहाँ पे भी वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल दे रहा होता है कि वो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको क्लियर हों, उनकी मतलब प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करता है, डिफाइन करता है। और फिर हम जब डेवलपमेंट में जाते हैं, तो डेवलपमेंट में जब भी हम किसी चीज़ को कोड करते हैं, डेवलपर एक फंक्शन लिखता है, तो हम उसी को उसी टाइम टेस्ट कर लेते हैं। जब डेवलपर नेक्स्ट फंक्शन लिख रहा होगा, तो हम उस फंक्शन पहले ही टेस्ट कर चुके होंगे एजाइल मेथोडोलॉजीज में। क्योंकि आजकल 90% हमारे पास इंडस्ट्री में या मार्केट में एजाइल मेथोडोलॉजीज यूज हो रही हैं, और उसमें होता ही है कि हम उसी टाइम पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं।
लेट्स सपोज हमने लॉगिन का एक रजिस्टर का एक फंक्शन लिखा है, और लॉगिन रजिस्टर का फंक्शन लिख के हमारे पास जो डेवलपर है वो लॉगिन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, और उसकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने तक हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर चुके होंगे। अब जब वो दोनों लॉगिन और रजिस्टर दोनों फंक्शनैलिटी का वो कोड कर चुका होगा, तो हम उन पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं कि उन दोनों को कंबाइन करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन के बाद जब यूजर लॉगिन करेगा तो प्रॉपरली लॉगिन हो रहा है या उसे कोई इशू आ रहा है। एजाइल मैथोडोलॉजीज में हम एक साथ ही सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। प्रॉपर कोड करने के बाद हम उसी टाइम उसको टेस्ट करते हैं। अगर उसमें कोई इशू होता है तो हम डेवलपर को, एसक्यूए का पर्सन कह देता है कि भाई इस चीज़ में हमें मसला आ रहा है, आप इसको रिजॉल्व करें। वो वापस उस चीज़ को रिजॉल्व करता है और देन आगे मूव फर्दर कर देता है। आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ सर? यस सर, थैंक यू। ओके। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास टीडीडी और बीडीडी की बेसिक्स हैं हमारे पास। ये भी एक टेक्निक्स होती हैं हमारे पास डेवलपमेंट की, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आता है टीडीडी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर यू राइट टेस्ट बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। इसमें हमारे पास होता ये है कि हमने एक्चुअल कोड लिखने से पहले हम उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, और टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद हम एक्चुअल कोड को लिख रहे होते हैं। इसके कुछ फेजेस होते हैं, इसका एक साइकिल होता है टीडीडी का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, और लास्ट में हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है। टेस्टिंग में हम करते क्या है कि राइट अ टेस्ट दैट फेल्स। हम एक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि ये हमारे पास टेस्ट है और ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, और फिर हमने जो सिनेरियो टेस्ट किया है उसकी बेस पे हम मिनिमम कोड लिखते हैं जिसको हम टेस्ट केसेस को जिसके थ्रू पास कर सकें, और रिफैक्टर द कोड while कीपिंग टेस्ट ग्रीन। और फिर हम उस कोड को रिफैक्टर कर लेते हैं, या आप कह लेंगे रिफाइन कर लेते हैं कि जितना कम से कम कोड लिख सके जो हमारे पास टेस्ट था उसको ग्रीन करने के लिए। तो वो काम जो है वो हम रिफैक्टर द कोड में करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, हमने एक फंक्शनैलिटी है हमारे पास, अभी कोड पूरा नहीं देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। एक नंबर है हमारे पास 3 और दूसरा नंबर है हमारे पास 2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3। अब हमने करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हम इन दोनों का सम लें, और हमारे पास एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है वो हमारे पास 5 आ जाए। अब ये हम करेंगे ये कि हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, एक टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस में हम करते ये हैं कि ऐड टू नंबर्स, हम दो नंबर लेते हैं 2 एंड 3 एंड इक्वल टू 5, और एक्सपेक्टेड आउटपुट इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 5 आएगा। अब जब हम इसको रन करते हैं और रन होने के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है 5 आ जाती है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज में हमने करना ये होता है कि हम कम से कम कोड लिखें इस जो हमारे पास टेस्ट केस था, टेस्ट केस को पास करने के लिए। अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने डीएसए की क्लासेस ली हैं, या जिन्होंने हमारे पास लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम कम से कम कोड लिख सकते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को लेके, या किसी भी हमारे पास एक रियल सिनेरियो हो, उस सिनेरियो को परफॉर्म करना हो। हमारे पास टेस्ट केसेस खड़े होते हैं और उनको परफॉर्म करके हमने कम से कम कोड लिखना होता है, कि हम जितनी कम लाइनों का कोड लिखेंगे उतना हमारे पास अच्छा रहेगा। तो ये एक टेस्ट केस था हमारे पास। टेस्ट केस को हमने परफॉर्म किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गई। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट पे अब हमने कोड लिखना है, राइट मिनिमम कोड, कि हमारे पास ज्यादा छोटे से छोटा कोड हो और हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आ रही हो। उसी चीज के लिए हमने एक फंक्शन लिया सम का, जिसमें हमने दो वैल्यूज दे ली ए एंड बी, और रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी। अब क्या ये जो रिटर्न करेगा ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट के जितना आएगा, या इसमें कोई एरर आएगा? कोई बता सकता है?
एनीवन? सवाल सिंपल रिपीट सा। करेगा? मैम मैं क्वेश्चन एक कर रहा हूँ कि हमने एक हम्म। फंक्शन लिखा है, फंक्शन सम ए एंड बी, और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। जब सर। ये ए प्लस बी करेगा तो क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी जो हमारे पास 5 थी, या उसमें कोई एरर आएगा, या एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी? आनी चाहिए 5। बिल्कुल हमारे पास आनी चाहिए, क्योंकि हमने एक छोटा सा बस फंक्शन परफॉर्म किया, और ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था गाइस, एक छोटा सा 2 लाइनों का कोड है बस। सर यस मैम। सर जो यासीन है ना, उन्होंने भी चैट में बताया कि आएगी इसकी आउटपुट जो है हमारे पास, जो ओके। एक्सपेक्टेड आउटपुट है। यस मैम, मैंने अभी चैट चेक किया, तो देख लिया मैंने भी। तो अच्छा, हमारे वैसे पास यूजुअली एक्सपेक्टेड चैट पे लोग, आउटपुट। सॉरी, अच्छा वैसे यूजुअली चैट पे लोग लिखे होते हैं ना, आई वुड एनकरेज कि वो लोग माइक खोल के भी बोले, थोड़ा सी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड ऑब्वियसली यू विल गेट टू लाइक रिस्पॉन्ड टू हिम, यस बेहतर मैम होगा। एग्जैक्टली। अगर आप लोग से अस्सलाम वालेकुम सर। सर श्योर आगे से हम लोग माइक खोल के बोल लेंगे। हाशिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। इतने शायद सर का इशू हो गया, तो किसी क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, वरना फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी सर। सर वेरी सॉरी टू से, जो अभी सर टॉपिक बता रहे हैं ना, वो मुझे उसमें ना गोल नहीं समझ आया कि उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो काइंडली अगर शॉर्ट समरी में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो थैंक यू। जी सर। सर आप सर कोड का पूछ रही थी? सर जी। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, तो आप उस चीज को एक्सप्लेन कर दे जब तक सर हाशिर हमारे साथ कनेक्ट नहीं होते ये। चलिए मैं करता हूँ, एक जी मिनट है। जी सर। सर सर। हाशिर आप कंटिन्यू करेंगे इस कोड को, या सर फहद कंटिन्यू करें, क्योंकि सर हम। यस मैम, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, अभी कुछ टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले। और सो सॉरी, मेरे एंड पे थोड़ा इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से आवाज़ नहीं थी आ रही। अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, और ये कोड ना आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दे सर, हमजा को ये कोड समझ नहीं आया, आई थिंक इसका पर्पस या कुछ। यस मैम, मैं अगेन अभी करता हूँ, जस्ट मुझे स्क्रीन शेयर कर लेने दें अपनी। ओके सर।
ओके सर सर हमजा, मुझे आपका बहुत समझ आ क्या गया, क्वेश्चन मुझे था? ना टॉपिक का। यस सर। सर मुझे ना कोड तो समझ आ गया, जो कोड तो सम का था, इजी था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आया। ये जो अभी हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया ना, ये जैसे ग्रीन और ये जो आप बता रहे थे, तो ये मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, ऑब्जेक्टिव नहीं समझ आया, जो गोल है। अच्छा, मैं इसका आपको गोल बताता हूँ। आप टीडीडी की बात कर रहे हैं कि इसका गोल हमारे पास क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यस सर। ओके ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। हमारे पास जो टीडीडी है, इसका मेन फोकस जो होता है, या मेन हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें बिफोर कोडिंग। कोडिंग करने से पहले हम रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह देख लें कि हम चाहते क्या हैं। मतलब हमारा कोड जो है, हम क्या कोड करना चाह रहे हैं। जिसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की कि हमने सम करना था, सम लेना था दो वैल्यूज का, दो वैल्यूज को ऐड करना था, और उसके लिए हमने एक टेस्ट केस परफॉर्म किया। और फिर उस टेस्ट केस की बेस पे हमने कोड किया कि अगर हम ये टेस्ट केस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है वो आउटपुट आ रही है। तो ये बेसिक जो सिनेरियो था, इसका ऑब्जेक्टिव था टीडीडी का, कि हम कोड करने से पहले टेस्ट केसेस परफॉर्म करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख के, कि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी और हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टीडीडी परफॉर्म करते हैं। यस मैम, मानूर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मतलब कि इसका ये पर्पस है कि मतलब कि हमने अगर कोई कोड लिखा है तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, या उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, ये देखने के लिए, मतलब इंश्योर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं टीडी को। यस मैम, एग्जैक्टली। हम इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट हमारे पास कुछ भी हो सकती है। उस रिक्वायरमेंट के हम कुछ टेस्ट केसेस लिखेंगे। आपको इसके नाम से ही आइडिया हो रहेगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें होता है ये कि टेस्ट बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड, हम पहले टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट की बेसिस पे हम कोड कर रहे होते हैं। जिस तरह अभी मेरे पास एक सिनेरियो था कि मुझे सम चाहिए था, ये मेरे पास एक रिक्वायरमेंट थी कि मैं दो चीजों को सम करूं और मेरे पास आंसर जो आए वो 5 आए। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट केस लिखा कि हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड जो हमारे पास आउटपुट है वो 5 आनी चाहिए। और फिर जो टेस्ट केस था, उस टेस्ट केस की बेस पे हमने एक छोटा सा कोड लिखा है, और जब हमने उस कोड को रन किया है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है। तो अब ये आप सबको क्लियर हुआ कि हम टीडीडी यूज क्यों करते हैं, या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यस सर। यस सर। ओके, ओके, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डेवलपमेंट की, और हमारे पास एक कह लें कि मेथड है या मेथडोलॉजी है, जिसमें हमारे पास है बीडीडी, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, तो बिहेवियर बीडीडी इज एन एक्सटेंशन ऑफ टीडीडी दैट फोकस हाउ द सॉफ्टवेयर बिहेव फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। कि जो भी हमने टेस्ट या जो भी हमने अपना फंक्शन लिखा है, वो यूजर पर्सपेक्टिव से परफॉर्म किस तरह करेगा। यूज नेचुरल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब टेस्ट केसेस। हम नेचुरल लैंग्वेज, मतलब जैसा इंग्लिश है या हमारे पास उर्दू है, अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने टेस्ट केसेस होंगे वो हम उर्दू में लिखेंगे। और इसमें हम डिफाइन करेंगे कि कोई हमारे पास फीचर है तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। प्रमोट्स करता है ये कोलैबोरेशन को बिटवीन डेवलपर, टेस्टर एंड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर। जिस बंदे ने कोई फंक्शन लिखा है जो टेस्ट कर रहा है, और ऐसा पर्सन जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसे कोई भी, कि ये परफॉर्म किस तरह चीज करेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास के फीचर, हमारे पास है यूजर लॉगिन। अब यूजर लॉगिन का हमारे पास एक सिनेरियो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इधर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक सिनेरियो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एक सिनेरियो और भी बन सकता है। कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा कि इसका सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है हमारे पास? एनीवन? सिंपल सा क्वेश्चन है।
जैसे साइन अप हो जाएगा वो भी कर सकते हैं कि साइन अप सही हो रहा है सर या नहीं हो रहा। यस मैम, चैट में जिसने भी लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो सेकंड सिनेरियो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है लॉगिन फेल। क्योंकि लॉगिन में हमारे पास दो ही सिनेरियोज होते हैं। या तो लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है या वो उसमें कोई एरर आ जाता है, लॉगिन फेल हो जाती है। अब उसमें मल्टीपल हमारे पास रीजंस आ सकते हैं, जिस तरह इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ सकते हैं, आपके पास सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या आपका इंटरनेट चला गया, या डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज हो सकते हैं उसमें आगे, मतलब कंडीशंस लग सकती हैं। लेकिन मेन सिनेरियो जो भी हमारे पास है वो है सक्सेसफुल लॉगिन। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या कि हमने गिव द यूजर ऑन लॉगिन पेज। हमारे पास एक यूजर है, वो हमारे पास एक लॉगिन पेज के ऊपर है। फर्ज करें ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास नेम की फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है, आप इसको ईमेल कह सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिस पे क्लिक करने के ऊपर हमारे पास जो है यूजर लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड आप कह सकते हैं या कोई भी और पेज आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एक छोटा सा टेस्ट केस है, और बीडीडी में हमने इसको ऐसे ही लिखते हैं जिस तरह अभी हमें ये कोड यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। अब ये एक टेस्ट केस है। ठीक है, कि हम जो यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन की एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, और बीडीडी में हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए, नॉन टेक्निकल यूजर्स या यूजर पर्सपेक्टिव के लिए, कि जो हमारे पास एंड यूजर होते हैं, तो स्टेजिंग साइट के ऊपर हमारी साइट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, और उस पर हम एंड यूजर पर्सपेक्टिव से चीजों को टेस्ट कर रहे होते हैं। नॉन टेक्निकल पर्सन कोई भी कर सकता है, टेक्निकल पर्सन भी कर सकता है। तो इसके लिए हम बीडीडी अप्रोच यूज करते हैं ताकि आपको टेस्ट केसेस जो हैं वो अच्छे से पता हो, और उनकी बेसिस पे आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास यूजर आएगा, क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, और वो लॉगिन हो जाएगा। अब जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो बनेगा, दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि यूजर आया, यूजर ने लॉगिन साइन अप पेज पे अपना डाटा एंटर किया, लेकिन इनवैलिड डाटा एंटर किया। उसने पासवर्ड रॉन्ग एंटर किया, और जब वो हमारे पास लॉगिन पे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का हमारे पास एरर आ जाएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ जाएगा, या यूजर नॉट फाउंड आ जाएगा। कोई भी जो भी आपने आउटपुट लिखी हो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के ऊपर, वो हमें आउटपुट शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज होते हैं जो हमने बनाए होते हैं, जिनकी बेसिस पे हम अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। अभी तो ये एक फीचर था हमारे पास। इसी तरह हमारे पास तो रजिस्टर का फीचर आ सकता है। अगर हमारे पास ई कॉमर्स साइट है तो हमारे पास ऐड टू कार्ट का फीचर आ सकता है। उसके बाद हमारे पास चेकआउट पेज का आ सकता है, हमारे पास कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का आ सकता है। तो डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास बीडीडी के टेस्ट केसेस बनते हैं, और उन टेस्ट केसेस की बेसिस पे हम जो एंड यूजर्स है या यूजर पर्सपेक्टिव से हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे पास टीडीडी या बीडीडी के रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है, या किसी को अगर समझ नहीं आई किसी चीज की तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जैसे हमने कि अभी टीडीडी और बीडीडी पढ़ा है, तो ये काइंडली एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्वालिटी एश्योरेंस के साथ क्या लिंकेज है। लाइक जैसे अभी हमने अपना कोड तो राइट कर लिया, तो अब लास्ट पे क्या फायदा होगा उसकी सारी मतलब सिनेरियो और उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिखने का, सिनेरियो की फॉर्म में। ये तो मेरे ख्याल में शायद रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम लगता है। तो काइंडली ये जरा ना पूरी एक्सप्लेन कर। मैं सर इसको क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। लेट सपोज हम एसटीएलसी के फेजेस में हैं। एसटीएलसी के फेजेस में हमने डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और डेवलपमेंट के बाद हम गए हैं टेस्टिंग के ऊपर, और टेस्टिंग के बाद हम हैं स्टेजिंग अपनी पे।
स्टेजिंग साइट के ऊपर। तो जब हम स्टेजिंग साइट पे हैं तो स्टेजिंग साइट के ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम स्टेजिंग साइट पे हैं, स्टेजिंग साइट के ऊपर हम हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिनको क्यूए पर्सन ने टेस्ट करना होता है। अब वो हमारे पास जब हम वहां पे होते हैं तो तब हमारे पास बीडीडी अप्रोच जो है वो यूज हो रही होती है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करनी होती है। जरूरी नहीं हम बीडीडी यूज कर रहे हैं, ये तो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप की टेस्टिंग आ रही होती है, जिसमें हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग है, एंड टू एंड यूजर टेस्टिंग है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो ये जितनी टेस्टिंग है ये हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, वो बिल्कुल बग फ्री हो, उसमें कोई भी बग हमारे पास ना हो। इसलिए हम ये अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हैं और इनको यूज करते हुए हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि एंड यूजर जो है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ सिनेरियोज बनाए हैं कि ये एक्शंस जो हैं ये एंड यूजर परफॉर्म कर सकता है। और उन सिनेरियोज को फिर हम परफॉर्म करते हैं, और उन सिनेरियोज को परफॉर्म करके हम टेस्ट केसेस जो हैं उनको पास करते हैं कि ये हमारे पास टेस्ट केसेस थे और इतने हमने परफॉर्म किए और इनमें कोई एरर नहीं आया। और जब हम सारे टेस्ट केसेस को परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम फाइनल डिलीवरेबल में एक अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमने, हमारे पास ये इतने यूज केसेस थे, इन यूज केसेस की बेसिस पे हमारे पास इतने टेस्ट केसेस बने और इतने टेस्ट केसेस हमारी टीम ने या क्यूए पर्सन ने परफॉर्म किए, और परफॉर्म करने के बाद ये रिपोर्ट है हमारे पास, फाइनल रिपोर्ट बनती है, फाइनल डिलीवरेबल रिपोर्ट बनती है, जिसमें हम फाइनल जो है वो अपना प्रेजेंट कर देते हैं कि हमने इतने बग्स हमें मिले इस फेज में और इतने हमने रिजॉल्व कर दिए। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। ओके सर फहद, आई थिंक अब हमें यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास 15 मिनट ही रह गए हैं। तो जी अब अगर सर। आप प्रेजेंट कर लें तो बाकी जी अ, सर। टॉपिक्स हम सुबह के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, क्या कहते हैं आप? जी सर, ऐसे कर लेते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर। मैं थैंक यू। अपनी स्क्रीन शेयर क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन हम्म, शेयर कर सकें। चलिए सर, ऐसे ही कर लें। तो ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर, आपकी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा अभी वाला टॉपिक है ना, वो है कि टेस्टिंग के बारे में हमने देखा कि मुख्तलिफ ना टेक्निक्स हो सकते हैं हमारे पास टेस्टिंग की। फिर हमने देखा कि उससे कुछ टूल हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसके बिगर पिक्चर की तरफ देखें ना, आखिर हम करते क्यों हैं, फिर हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ फेज होते हैं हमारे पास ना, एसडीएलसी के फेज। तो हम क्वालिटी को इंश्योरेंस करने के लिए ना, मतलब टेस्टिंग का हम स्टेप लेते हैं। अब जो टेस्टिंग है ना, उसके अंदर भी मुख्तलिफ टेक्निक हो सकती है, जैसे मतलब कौन सा पर्सपेक्टिव लेके उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आपके पास ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ जैसे फ्री टूल्स होते हैं ऑनलाइन, कुछ पाइथन खुद प्रोवाइड करती है। तो आज ना मैं दो उसके बारे में बात करूंगा। एक फ्रेमवर्क है हमारे पास में दोनों, एक है हमारे पास पाई टेस्ट है, दूसरा यूनिट टेस्ट। तो हम इन दो को देखेंगे। पहले हम इसको जरा चेक कर लेते हैं कि पाई टेस्ट है क्या। हमारे पास ना एक पाइथन का फ्रेमवर्क होता है जो हमें ये अलाउ करता है मुख्तलिफ टेस्ट केस को लिख सके। उसके अंदर अपने मतलब मुख्तलिफ पैरामीटर, क्या कहते हैं, पैरामीटर पास कर सकें और रिपोर्ट जनरेट कर सकें। इससे कुछ एडवांटेज है, जैसे मतलब ना आप मल्टीपल टेस्ट केस इसके अंदर रन कर सकते हैं, टेस्ट फाइल डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ना फाइल का बता देते हैं कि भाई ये फाइल होगी पाई टेस्ट की, तो उसके अंदर आप पूरा रन कर सकते हैं। इसको हम आगे देख लेते हैं। क्योंकि ये एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल पाई टेस्ट है ना, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ना इसमें एक और चीज़ का ध्यान करना पड़ता है, आपने ना टेस्ट से शुरू करना होता है। मतलब टेस्ट आगे ये लिखना अंडरस्कोर, तो फिर आप फाइल का नाम लिखते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि भाई ये जो फाइल है ये टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, तो मुझे इसको टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना अभी एक स्केयर का ले लेता हूँ, हमारे पास नंबर है। जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास एक नंबर है, ये वाला टेस्ट केयर का। अब इसमें ना हम तीन मतलब मुख्तलिफ टेस्ट केस चेक कर रहे हैं, ये देखें। मतलब मेरे पास ना पहले मैंने मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। फिर मैंने कहा कि मैथ लेट स्क्वायर रूट नम इज इक्वल टू 5, एक ये कंडीशन है। फिर मैंने कहा कि assert 7 इज इक्वल टू 40। फिर मैंने कहा 10 इज इक्वल टू 11। अब इसके अंदर ना हमारे पास समझें कि डिफरेंट स्नैरियोज हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, इसी तरह वो 7 को बता रहा है,
यानी कि हमने एक वैलिड टेस्ट केस दिए, एक इनवैलिड टेस्ट केस दिए, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया ये वाकई काम करता है या नहीं करता। तो मैं इसको जरा कर लेता हूँ। अच्छा, VS कोड के शॉर्टकट भी होता है, आप यहाँ से भी टेस्टिंग में ना कर सकते हैं। तो मैं इसको जरा यहाँ से कर लेता हूँ। हमारे पास जो है ना स्केयर वाली फाइल जो है, जैसे मेरे पास ये मेरे मुख्तलिफ है टेस्ट स्केयर रूट है, इसको मैं रन करूंगा ना फाइल को, तो ये देखिए नीचे आ गया टेस्ट रिजल्ट। तो उसने ना मुझे यहाँ पे अब मुख्तलिफ चीज़ें दे दी। जैसे ना उसने यहाँ पे लिखा है पाई टेस्ट, यानी कि ये उसके यूज़ कर रहे हो। फिर यहाँ पे उसने लिखा है कि कलेक्टेड वन आइटम, आगे फाइल का नाम टेस्ट के डॉट पी वाई, यानी कि ये फाइल हम टेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा कि फिनिश रनिंग टेस्ट, यानी कि जो एक टेस्ट था हमारे पास ना ये पास हो गया। तो हम इसका दूसरा टेस्ट भी इसके अंदर चेक कर लेते हैं क्या है वो पास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको अगर हम दूसरा टेस्ट देखते हैं ना, तो ये देखें, तो ये इसने ना हम यहाँ पे एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो 7 × 7 है ना 40 के इक्वल नहीं है। तो इसी तरह हम ना मुख्तलिफ टेस्ट केस को रन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक था कि स्केयर रूट का, तो हमने कंडीशन लगा दी एसर्ट के नाम से। ये ना आपके पास होता है कि समझ लें चेक करने के लिए क्या है ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है या नहीं है। तो इसलिए हमने एसर्ट का कीवर्ड यूज़ किया यहाँ पे। फिर हमने इसको रन किया है, तो इसने बताया कि ये आपके पास गलत कोड है। तो इस तरह ना हम चेक कर सकते हैं। नीचे देखें ना, आप डिटेल बता रहे हैं, देखें डिफाइन टेस्ट केयर नम 7 assert 7 multiply 7। तो कह रहे हैं आपका इस लाइन के अंदर इश्यू है। तो आप इस तरह इसको डीबग कर सकते हैं, मतलब टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, तो हमने सर, मेरा जी मैं एक पॉइंट मतलब था मेरा, जिस तरह से हम्म, हमारा जो आपने ये लाइक बताई है ना, ये फर्स्ट कोड है, जो हमारा जी यूनिट टेस्ट है वो पहले इतने पार्ट को वो करेगा, रन करके देखेगा। फिर इसको यानी सही है। यूनिट टेस्टिंग में हमारे अलग अलग सारे पार्ट्स जो हैं वो रन होंगे। उसके बाद जिस तरह से इधर हमें पता है कि 7 × 7 40 कभी भी नहीं हो सकता, वो जी हमारा 49 होता है। तो वो जो है हमें इस तरह से एक बग जो एक एरर है वो शो कर देगा। तो यूनिट टेस्टिंग में मतलब कि हमारी इस तरह से हेल्प करता है वो, कि हमने इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। यही पॉइंट है आपका? जी मैम, इस तरह है। मैं एक और ओके। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आपको हम कल वाला लेक्चर याद है जो हमने टेस्ट टेक्निक डिजाइन की थी हमने? जी तो अब ना उसको एग्जाम्पल को ले लेते हैं, वो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे ना मेरे पास समझें कि ये ना एक हमारे पास है, एक से मुझे बस एक सेकंड दे दें। अब ना हमारे पास एक ये फाइल है, देखिए ना कैलकुलेटर की। अब आपके पास ये ना सिंपल है कि यूजर कोई भी नंबर इंटर करे और आपने बताना है कि ना किस ग्रेड के अंदर आते हैं। तो ये हम सिंपल नॉर्मल प्रोग्राम करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको टेस्ट करें तो आप किस तरह कर सकते हैं? अगर हमने जो कल किया था, मतलब जो हमने टेक्निक यूज़ की थी, फिर उसको सॉल्व करें तो आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? कोई कोई शेयर करना चाहे कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको? एनीवन जो बता दे कि भाई हमने क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं इसको फिर बता देता हूँ कि जैसे ना हमारे पास पहले हमने देखा था मैनुअल टेस्ट केस, तो हम इस तरह इसको डिजाइन कर सकते हैं मैनुअल टेस्ट केस को ना अपने। ये देखें कि अगर पहली इनपुट 95 आएगी तो ए आना चाहिए, 80 होगा तो बी। इनके जो हमारे पास नॉर्मल हम सोच सकते हैं ना, वो हमने इसके अंदर कर दिए। फिर मैं इसकी क्लासें बनाना चाहूँ ना इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, तो मैं कहूँगा 90 से 100 ए आएगा, 70 से 89 बी, 60 से 74 सी। इनके इसके बीच में कोई भी वैल्यू दूंगा ना, वो मेरे पास ए को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसीलिए मैंने ना इसकी समझे 5 से 6 क्लासें बना दी हैं, हर क्लास ना उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये दूसरी टेक्निक हमने ये देख ली। फिर तीसरा BV बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, यानी कि हमने कहा था ना रेंज बना लेते हैं। तो हमने एक अपर वैल्यू की रेंज देख ली, इसमें भी अपर की और लोअर की, यानी कि 88 89 90 74 75 59 60 10 100 101। तो ये हमारे पास ना वो टेक्निक थी जो हमने कल वाली क्लास में देखी थी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमने जो एक्चुअल हमारे पास क्वेश्चन था उसको किस तरह हमने देखा है इस टेक्निक्स के अंदर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ना मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ना इसकी टेस्ट केस बना लेते हैं, वो मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि ऐसा किस तरह बनेगा। जैसे कि ये देखें,
अब ना मैंने ना वो मुख्तलिफ टेस्ट केस लिखे हैं, जिसको मैं दिखाता हूँ ये आपको। ये देखिए, पहले ना मैंने बना दिया डिफाइन टेस्ट ग्रेड ए एसर्ट ग्रेड कैलकुलेट 95। इनकी मैंने पहले उसे बता दिया कि आप 95 पे चेक करो कि आया ए ग्रेड है या नहीं है। फिर मैंने 80 पे चेक किया, 65, 45 और 20। इनकी ये मैंने ना पहले मैनुअल टेस्ट केस को चेक कर लिए, समझ लें। उसके मैंने मुख्तलिफ टेस्ट केस डिज़ाइन कर लिए। फिर मैंने वो जो कहा था ना ईपी और बीवीए वाला, यानी कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वो मैंने चेक कर लिए। पहले मैंने B2A बाउंड्री चेक कर ली, यानी कि 89 और 90 वाला। 74 75 हो गया, 59 60 हो गया। इसी तरह 34 और 40। फिर हमने ये डिज़ाइन कर लिया कि अगर इनवैलिड है, तो इस तरह ना हमने उनको मुख्तलिफ टेस्ट केसेस को ना डिज़ाइन करके अपनी जो हमने टेक्निक देखी थी वो यूज़ कर ली है। अब इसको अगर हम रन करके देखते हैं ना फाइल को, तो वो हमें किस तरह बताएगा। अब ये देखिए, मैंने इस पूरी फाइल को रन कर लेता हूँ। तो ये देखें कि आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी रन कर रहे हैं उसको। यहाँ पे ना उसने नीचे लिखा हुआ है कलेक्टेड 11 एटम्स फिनिश रनिंग टेस्ट, यानी कि हमारे पास ना सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना किसी एक को चेंज कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट किया कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 90 की जगह मेरे पास जी ग्रेड आए, तो मैं अब इसको रन करता हूँ दोबारा। तो मैं इसको अगर रन करें तो ये देखें, अब ना वो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। ये इस लाइन के अंदर ना ये देखें कि भाई आपने जो ये लिखा है असर्शन एरर एसर्ट ए जी, इनकी उसको तो ए आना चाहिए था, जी तो नहीं आ सकता। तो इस तरह ना अपनी जो टेस्ट केस होते हैं ना उनको चेक कर लेते हैं। मतलब पहले हमने टेक्निक्स यूज करके देख ली, अब उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके अंदर मैं पाई टेस्ट यूज कर रहा था, पर मैंने इंपोर्ट भी किया उसको। और पीछे जो हमारा प्रोग्राम था ना जीपीए कैलकुलेट वाला ग्रेड वाला, वो हमने चेक कर लिया। इसी तरह फर्ज करें कि आप यहाँ पे कुछ और लिख देती है ना, तो ये देखिए वो बता रहा है कि आपका यहाँ पे गलती थी। किसी और को चेंज करें तो तब भी आपको बता देगा। ये आपके पास पूरी ना एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है टेस्ट केसेस की। साइड में देखिए ना वो बता रहे हैं। जी मैम। सर ये जो आपने कोड लिखा है ये तो हमें यूनिट टेस्टिंग का बता रहा है, जिसमें ये 1 बाय 1 सारे कोड को रन कर रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तो जी, वो मतलब कि ये सारा जो आपने कोड लिखा है वो तो मतलब इसको इकट्ठा कर देता है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में तो इस तरह से होता है। तो चलिए मतलब मैं कि इंटीग्रेशन का भी आपको ना दिखा देता हूँ। जी अच्छा, इंटीग्रेशन में ये होता है कि ना वो डिपेंड करता है किसी और के ऊपर। अब जो यूनिट है ना वो समझे इंडिविजुअल काम करें, जो इंटीग्रेशन है ना इसकी समझे एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड कर रही है। जैसे फर्ज किया कि मेरे पास ना ये शेप लेंथ का फार्मूला है, तो इसी तरह मेरे पास ना एरिया का फार्मूला है, उससे मतलब विड्थ भी चाहिए, हाइट लेंथ भी चाहिए। तो ये डिपेंड कर रही है वैल्यूज पिछले के ऊपर। जब मैं इसको शॉर्ट करूँ ना कोड को, तो ये देखिए आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन एक मिनट। अब इसके अंदर ये है कि हमने ना मतलब मुख्तलिफ कर दिए। मेरे पास में 3 फंक्शन है यूनिट के, इसमें कैलकुलेट एरिया का है, शेप लेंथ के और स्केयर के। अब समझे मैं इसकी वैल्यू नेक्स्ट में यूज़ करूंगा, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के। हम देख रहे हैं कि भाई जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक ये है, एक ये, तो क्या वो आपस में तीनों मतलब सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ऐसा तो नहीं अगर एक को दूसरे के साथ मिलाते हैं तो कोई इशू आ रहा है। सर तो इसको जिस हम तरह से ये इस तरह है, मतलब फर्ज करें कि हमारे पास एक कोड है, हम उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये तीनों फंक्शन जो है ना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जी ये अभी हम अलग अलग कर रहे हैं, तो ये यूनिट टेस्टिंग में आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से हमने ना एक वैल्यू ले ली A+B की, हम उसको A+B को इस तरह एडिशन भी करा रहे हैं, यानी एक ही वैल्यू पे हम तीन जो जी, है ना फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन उस पे इम्प्लीमेंट होती है, यानी एक ही चीज पे सारे फंक्शन इकट्ठे इम्प्लीमेंट करवाना। ये सब जिसमें मतलब मुख्तलिफ मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो ना, उनका आपस में कोई लिंक बन रहा हो, यानी कि एक का डाटा दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का तीसरे के पास है। फिर हम वहाँ पे चेक करते हैं क्या ये कोई इश्यू है तो नहीं है। अब जैसे ना यहाँ पे देखें वो लेंथ के और स्केयर को ना चेक कर रहा है कि एरिया के देखो ना, हमें पता होना चाहिए एरिया के अंदर लेंथ कितनी है तो उसका स्केयर निकाल लेगा। तो ये ना इन दो पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो इसको मैं रन भी कर लेते हैं एक दफ़ा ना इसको। जैसे देखिए ना मैं अगर इसको रन करता हूँ, वो नीचे बता रहा है टेस्ट इंटीग्रेशन। अगर मैं किसी एक की वैल्यू रॉन्ग कर देता हूँ यहाँ पे, फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास 6 आ जाए। अब अगर इसको रन करेंगे ना,
तो ये देखें, तो उसने बता दिया कि आपके पास ना यहाँ पे इशू है। हालांकि हमने चेंज तो इसके अंदर किया है, लेकिन वो इशू यहाँ बता रहा है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन सही नहीं की। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर ओके। सिंगल होता ना, फिर मुझे यहाँ पे एरर देता कि भाई आपका ये स्पेसिफिक ये इशू कर रहे हैं। ओके लेकिन वो सर, कह रहे कि समझ आ गया। जी। और अगर किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम एंड हो रहा है फिर। हम इसको वरना इधर से कल कंटिन्यू कर लेंगे। सर ये क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट मॉड्यूल से मुराद है कि डिफरेंट फंक्शंस, राइट? जी हम मॉड्यूल कोई भी छोटा सा पार्ट हो सकता है, मॉड्यूल कह लें, यूनिट कह लें आप उसको ना, स्मॉलेस्ट पार्ट। चाहे 2 लाइन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है आपके पास, और कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो आपके पास में बस हमने ये दो देखे थे, एक वो पाई टेस्ट, दूसरा यूनिट टेस्टिंग। तो ये आपकी ना इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अपने पास ना लाइब्रेरी है, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हमारा टाइम भी एंड हो चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? सर ठीक है, फिर हम इसको ना कल इधर से कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हम सेशन एंड कर देते हैं। ओके, अल्लाह चलिए, हाफिज। थैंक यू मैम।